हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा स्वागत करता हूं एक बार फिर कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए। और ये है दूसरा भाग, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस बात को कहने वाले अमृतलाल नागर जी पर लिए साक्षात्कार का, जो लिया है हमारे रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। देखिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था, अमृतलाल नागर जी एक प्रसिद्ध लेखक, आज़ादी के बाद के एक प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार माने जाते हैं। और मेरे प्रमुख लेखकों में, मेरे चाहने जिन लेखकों को मैं चाहता हूँ, उन प्रमुख लेखकों में से एक अमृतलाल नागर जी भी हैं। यहाँ पर साक्षात्कार लिया जा रहा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी द्वारा, जो आज के आधुनिक साहित्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। और ये एक आलोचक हैं, कवि हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। ये रहे अमृतलाल नागर जी, जिनके बारे में हम यहाँ पे परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है। ये साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। साक्षात्कार में प्रश्न उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से साक्षात्कारकर्ता उसके कार्यों एवं जीवन के विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार में व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर की तरह झलकने लगती है। इस साक्षात्कार में तिवारी जी ने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर से उनके साहित्य सृजन यानी साहित्य निर्माण, साहित्य, उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों और उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और नागर जी ने भी उनका बेबाक उत्तर दिया है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं कि नागर जी ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए, और जब उनसे लेखक ने पूछा कि क्या आपके पिताजी रोक टोक नहीं करते थे क्रांतिकारी आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलनों में, किस तरह से आपने ये सब जाना पढ़ा या आपको पता चला, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी देते हुए क्या बताया था कि पिताजी क्रांतिकारी आंदोलन में जाने से रोकते थे, क्योंकि उनके पिताजी खुद एक सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन सामाजिक आंदोलनों में उन्होंने कभी रोका नहीं, बढ़ावा दिया। और उनका कहना है कि क्रांतिकारी आंदोलन में रोका, इसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि इनकी रुचि पढ़ने लिखने में बहुत थी और आगे जाकर फिर ये लेखक बन पाए। कहते हैं, पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है और पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती हैं। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़ कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान अर्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता। उसे ज्ञान अर्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता है। वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS, IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है और उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। और इन पुस्तकों को जीवंत कौन बनाते हैं? इनके लेखक, जैसे यहाँ पे हमारे सामने अमृतलाल नागर जी। तो हम उनके पिछले साक्षात्कार से आगे बढ़ते हैं, पिछले वीडियो से। और जहाँ पे हमने समाप्त किया था पिछले इसमें, वहाँ पे ये बात आई थी जब तिवारी जी ने उनसे पूछा था कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है। तब उन्होंने जानकारी देते हुए कहा था कि उनका पहला उपन्यास उन्होंने लिखा 1944 में महाकाल नाम से, जो छपा बंगाल से लौटकर इसे उन्होंने लिखा था। तो तिवारी जी ने सवाल किया कि क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ, मतलब पहले महाकाल था, बाद में नाम बदल दिया उसका और भूख हो गया? तो नागर जी ने कहा हाँ। तिवारी जी अगला प्रश्न पूछते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए किताब है। फिर तिवारी जी अगला प्रश्न पूछते हैं कि नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे हैं? देखिए, समय समय की बात है, जो लेखक होते हैं वो अपने पूर्व के लेखकों से परिचित होते हैं या उनके बारे में जानकारी रखते हैं। उस समय उनके साथ जो सहयोगी शिक्षक होते हैं, लेखक होते हैं, उनसे भी उनका परिचय होता है, तो उनका प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। तो नागर जी जवाब देते हुए कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देखिए बच्चों, तस्वीर में प्रस्तुत करो, जिनकी तस्वीर मेरे पास उपलब्ध है। गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं।
लक्ष्मीधर वाजपेयी जी की तस्वीर मुझे मिली नहीं बच्चों। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। लेखक कहते हैं कि माधव शुक्ल इनके घर आते थे। वे अजानुबाहु थे। तो बच्चे अजानुबाहु क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिनके लंबे हाथ होते हैं जो पैरों के घुटने तक होते हैं, उन्हें अजानुबाहु कहते हैं। तो माधव शुक्ल जी ऐसे ही थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था बच्चों, वो सब तो आप जानते ही हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। बैसाखी का दिन था वो। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोली चलवा दी थी, जिसमें करीब अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। तो इस हत्याकांड ने पूरे देश दुनिया में बहुत असर डाला था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वह घटना ये जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि इस घटना से ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हुई। तो ये घटना ब्रिटिश शासन को हिला देने के लिए एक मील के पत्थर के रूप में मानी जाती है, जहाँ से लोगों में एक नया जोश जुनून जागा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तेज होती चली गई। तो उस जगह खून सनी मिट्टी हमेशा अपने पास रखने वाले माधव शुक्ल इनके घर आते थे। तो देखिए बच्चों, लेखक भी इस तरह से होते हैं। 1931 से 1937 तक मैं प्रति वर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। प्रसिद्ध लेखक जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने देवदास जैसी रचना लिखी, उनसे भी जाकर ये मिलते रहे हर वर्ष। कमाल की बात है। उन बड़े लेखकों से मिलना, उनसे जानकारी लेना, अनुभव प्राप्त करना किसी के लिए भी सम्मान वाली बात होती है। तिवारी जी का अगला प्रश्न है कि पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? जो पुराने साहित्यकार है, बहुत पुराने ऐसे, तो नागर जी का जवाब है तुलसीदास। उनको तो मुझे घुट्टी में पिलाया जाता था। बच्चों, तुलसीदास पता है ना, यही जिन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा और इससे संबंधित कविता हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आपको याद होगा ना, जिसमें बात की गई है रामायण की। मुझे उस कविता का नाम अभी याद आ रहा है जो आपने पढ़ा है, बरसा ही जलत। जी हाँ, दूसरी इकाई की पहली कविता बरसा ही जलत, वो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से ही ली गई थी। तो नागर जी कहते हैं कि बाबा यानी पिताजी या फिर दादाजी भी हो सकते हैं, बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनाते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। उस समय तो खैर बच्चों घर घर की पहचान थी कि रामचरितमानस का पाठ किया जाए, है ना, वो उनके श्लोक पढ़े जाए, तो श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी का अगला सवाल है कि नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। देखिए बच्चों, यहाँ सूरदास की तस्वीर मैंने दी है जो हाथ में वीणा बजा रहे हैं। तो सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? बच्चों, जिस तरह से तुलसीदास अपने समय के बहुत प्रसिद्ध कवि लेखक माने जाते हैं, उसी तरह से सूरदास भी उसी समय के, उसी के आसपास बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। सूरदास ने सूरसागर ग्रंथ लिखा जिसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का, पदों का जो गान किया है, जो कविताएं लिखी हैं वो इतनी जबरदस्त हैं कि कृष्ण प्रेम में डूबा व्यक्ति सूरदास के पद जरूर गाता है। तो उन्हीं की जीवनी पर आधारित नागर जी ने किताब लिखी खंजन नयन। कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे थे, कुछ लोग बाद में अंधे थे। तो सूरदास के चमत्कारों का वर्णन क्या है, तो क्या इन पर आपका विश्वास है? तिवारी जी प्रश्न पूछते हैं कि जो चमत्कार आप दिखाते हैं इस किताब में कि उन्होंने ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया, तो क्या इस पर भरोसा करते हैं? तो नागर जी जवाब देते हैं कि नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, और सूरदास जी नेत्रहीन थे। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं जो नेत्रहीन होते हैं, क्योंकि उनकी छठी इंद्रिय तेज हो जाती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। जैसे मैंने अभी बताया बच्चों कि सूरदास के बारे में बहुत विवाद है। कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे थे, कुछ लोग बाद में। बट सवाल ये है, नागर जी कहते हैं कि सवाल ये है कि देखता कौन है, वो अंधे हुए या नहीं हुए, पर सवाल ये कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख तो मीडियम है, माध्यम है, मतलब जो दिखा दिया, लेकिन असल में देखने वाला तो मन है। फिर तिवारी जी कहते हैं
क्या आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? यानी सिग्निफिकेंस, आपके लिखने का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कुछ असर होता है, लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है, कुछ है आपके लिखने का कोई अर्थ है? तो नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। किसी भी लेखक के लिए सबसे सम्मान की खुशी की बात तब होती है बच्चों, जब पाठक, पढ़ने वाला, उनकी किताबों को पढ़ने के बाद उनसे संपर्क स्थापित करता है, उनकी किताबों की तारीफ करता है। जैसे आपने कोई चीज़ लिखी है या बनाई है और घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त तारीफ करते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ है, उसी तरह से जब रचनाकार बहुत अच्छी रचना लिखता है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, पत्र भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो पाठकीय प्रतिक्रिया मतलब जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनका रिएक्शन। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है माफ़ करना। तो नागर जी कहते हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का। अखंड भारतवर्ष का मतलब जिस भारत के कभी टुकड़े नहीं हुए थे, यानी जो भारत पाकिस्तान नहीं हुआ था, बांग्लादेश नहीं बना था, उस पूरे अखंड भारतवर्ष का मैंने जो है सफ़र किया है, भ्रमण किया है। पेशावर, जो पाकिस्तान में, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का ये लाभ मुझे हुआ कि मैंने चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। बच्चों, लेखक जो कुछ लिखता है, जो कुछ कहानियाँ बनाता है, वो किसकी कहानी होती है? हम ही लोगों की कहानी होती है, आसपास के, समाज के, है ना? तो जितने ज़्यादा लोगों से लेखक मिलता है, जितनी ज़्यादा यात्रा करता है, उतना ज़्यादा वो अनुभव से सीखता है और उन्हीं अनुभवों से बने हुए चरित्रों को अपने उपन्यासों में, कहानियों में ढालता है। तो नागर जी स्वीकार करते हैं कि मैंने बहुत कैरेक्टर देखे और उनके मनोविज्ञान को समझा, साइकोलॉजी को, उसी हिसाब से किताबें लिखी। तिवारी जी पूछते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अभी बड़ा कठिन प्रश्न होता है बच्चों के, वर्तमान में उस समय, जिस समय नागर जी हैं, तो अपने समय तो किसी की तारीफ कर देना, किसी के बारे में ना बोलना, तो कभी ऐसा ऐसा भी हो जाता है। लेकिन नागर जी यहाँ पे बिंदास कहते हैं नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो है रामविलास शर्मा। बच्चों, रामविलास शर्मा कौन है? रामविलास शर्मा हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के, और इन्होंने बहुत अच्छे किताबों की आलोचना की है। क्रिटिक्स मतलब कहते हैं जैसे हम, वो कि किताब क्या है, किताब में क्या होना चाहिए, ऐसे। तो ये रामविलास शर्मा जी हैं। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर से पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। टॉलस्टॉय देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रसिद्ध लेखक, रूसी लेखक, और टॉलस्टॉय के बाद चेखव। आपने पिछले वर्ष कक्षा 9वीं में चेखव की एक कहानी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद है बच्चों, जूलिया। जूलिया वही नौकरानी जिसका मालिक उसे काम तो करवाता है, लेकिन किसी न किसी बहाने से हर दिन की पगार उसकी काटते चला जाता है ना? आपको याद होगा। तो ये चेखव की कहानी थी। तो ये इनके फेवरेट राइटर हैं। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। पत्र यानी लेटर। बच्चों, जितने लोग लेटर लिखते हैं, उस जमाने में टेलीफोन और ईमेल, कंप्यूटर, व्हाट्सएप ये सब तो होता नहीं था, जो कुछ थे पत्र थे। तो लेखक क्या करते थे, अपने पास आने वाले पत्रों को जमा करके रखते थे, चाहे किसी साहित्यकार का हो, चाहे पाठकों का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, ऐसे। तो वे पत्र बड़े काम के होते हैं, उनसे पता चलता है लेखक के बारे में बहुत कुछ। तो नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, मतलब उसको अच्छे से मैंने वो करके नहीं रखा हुआ है। मैंने पत्रों का संग्रह भी काफ़ी, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ा। गदर के फूल, ये इनके संस्मरण पर आधारित किताब है बच्चों। ओके, उसके बाद है, तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क मतलब बच्चों, जिस जगह के, जिस बारे में, जिन लोगों के बारे में उपन्यास लिख रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। हाँ, नागर जी कहते हैं, बहुत करना पड़ा। नाचियो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि नाचियो बहुत गोपाल, ये उपन्यास एक सफाई कर्मी के बारे में ही है, उसके जीवन के बारे में है, किस तरह से उसे किस मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है, और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में गए लेखक। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? मतलब मन अलग है, सोचने वाला मन, और प्राण अलग है? तो नागर जी जवाब देते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, मतलब मन जो है दौड़ता चलता है ना, कहीं भी चला जाता है, और प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है
जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। यानी जो कुछ हमारे मन में हम सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, वही हमारे संस्कार बनते हैं। तो मन जीवन के संस्कार को रंगता है। मन प्राणों से ही सधता है, ये भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। सूर यानी सूरदास। हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है कि मैं 10 दिशाओं में देख सकता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई तो बनाएगी ही। इस तरह से लेखक का ये अपने विचार है। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बच्चों, क्योंकि जिस वक्त ये इंटरव्यू लिया जा रहा है तो नागर जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब करीब 70-80 वर्ष के, और उनकी उम्र के लिहाज से वो उस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं। नागर जी कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। नागर जी की पत्नी, अमृतलाल नागर जी की पत्नी पहले गुजर चुकी थी बच्चों, इसलिए कह रहे हैं कि टूटन आ गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने की सिवा और चारा क्या है। तुम लोग ये मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। जी हाँ बच्चों, अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूं लिखना चाहता हूं, क्योंकि अपने लेखन से बहुत प्यार करते हैं, लेखन कर्म से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत प्यार करता है, इंटरेस्ट लेता है, अगर आप किसी डॉक्टर को पूछो कि आप क्या करना चाहोगे आजीवन, तो वो यही कहेगा कि मैं मरीजों का इलाज करना चाहूँगा। किसी एक्टर से, कलाकार से पूछो आप क्या करना चाहोगे, क्योंकि वो उसको पसंद करते हैं, इंटरेस्ट है, तो ये कहेगा कि मैं आजीवन कलाकारी करना चाहता हूँ। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से क्या कहा गया था, पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा यही थी कि मैं जीवन के अंत समय तक एक शिक्षक बनकर शिक्षा, बच्चों को ज्ञान देना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ भी। जब उनकी डेथ हुई उस वक्त वो ज्ञान ही बांट रहे थे बच्चों में। तो बड़े बड़े लोग इसी तरह से अपनी चीज़ों को न सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि आजीवन वही करना चाहते हैं जो यहाँ नागर जी बता रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूँ लिखते रहना चाहता हूँ। तो बच्चों, हमारा शानदार इंटरव्यू यहाँ खत्म होता है। इंटरव्यू लिया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर का। उम्मीद है आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा। आसान पाठ है, जिन्होंने अमृतलाल नागर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमको यहाँ प्राप्त होती है। तो फिर अगली कक्षा में मिलेंगे हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।